अब हमारा चलता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। ये जो थे वो कंपिल्य वंश के दरबारी थे। मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, लेकिन पुनः यानी कि दोबारा से हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं ये दोनों। इनके गुरु विद्यारण थे, इन्होंने ही हिंदू धर्म दोबारा से ग्रहण करवाया था। इन्हीं के कहने पर संगम वंश की इन्होंने स्थापना की थी। ये ब्राह्मणों को बहुत ही महत्व देते थे दोनों भाई। संगम वंश जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक से टूटकर मतलब इससे स्वतंत्र होकर 1336 ईस्वी में बना था। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने करा था। इन दोनों भाइयों के पिता का नाम सेवम था। इन्होंने अपनी राजधानी हम्पी को बनाया था। और सायान जो थे ना, जिन्होंने वेदों पर टीका लिखा, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। और बुक्का फर्स्ट, पहले तो हरिहर फर्स्ट बनता है, फिर बुक्का फर्स्ट वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि लेता है। और बुक्का फर्स्ट मोहम्मद फर्स्ट से, जो बहमनी साम्राज्य का मोहम्मद फर्स्ट था, इससे हार जाता है। इन भाइयों में सबसे पहले शासक जो बनता है वो हरिहर फर्स्ट बनता है। फिर इसके बाद में बुक्का फर्स्ट बनता है। बुक्का फर्स्ट वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है और मोहम्मद फर्स्ट से ये हार जाता है। संयुक्त शासन का इन्हें संकेत मिलता है दोनों भाइयों को। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में इसकी ये स्थापना करी है इन्होंने। ओके। और इसके बाद में मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले हरिहर फर्स्ट बना है, फिर उसके हरिहर फर्स्ट के बाद में बुक्का फर्स्ट बनता है और ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है और मोहम्मद फर्स्ट से ये हार जाता है। बुक्का फर्स्ट ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। इसके बाद में देवराय प्रथम बनता है, जो 1406 से लेकर 22 तक रहता है। देवराय प्रथम फिरोज शाह बहमन का सामना करता है और फिरोज शाह बहमन जो है इसे हरा देता है। और निकोलो डी आंटी जो एक यात्री था, विदेशी यात्री था, वो इसी के कार्यकाल में आया था। देवराय फर्स्ट क्या करता है कि ये तुर्क धनुर्धरों को अपनी सेना में शामिल करता है और इसने सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को भी सेना में यही शामिल करता है अपनी देवराय फर्स्ट। ओके। और इसका विदेशी यात्रियों का विवरण भी दिखता है और विद्वानों को इनने संरक्षण भी दिया है। तो इसके बाद में देवराय फर्स्ट के बाद में बनता है देवराय सेकंड। ये 1425 से लेकर 1446 तक रहता है। तो अब हम देवराय सेकंड को देखते हैं। इसके काल में विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ और ये श्रीलंका अभियान करने वाला तीसरा राजा था। इसने श्रीलंका अभियान भी किया। इसे गजवेदका कहते थे क्योंकि ये इसे हाथी मारने का शौक था। संगम वंश के शासकों में सबसे महान शासक यही है। कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध रचनाएं सोबागिना, सोन, अमरुका, संस्कृत कृति महानाटक, सुधा निधि इसी की है। और अब्दुल रज्जाक इसी के दरबार में आया था। इसके समय में 300 बंदरगाह थे विजयनगर साम्राज्य के पास। इसके बाद में मल्लिकार्जुन बनता है और मल्लिकार्जुन के बनते ही विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसे मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय भी कहा जाता है। इसके बाद विरूपाक्षन बनता है, विरूपाक्षन सेकंड। ये अंतिम शासक होता है। विरूपाक्षन अंतिम शासक होता है क्योंकि सुलुवा नरसिंह विरूपाक्षन की हत्या कर देता है और सुलु वंश का प्रारंभ कर देता है और इस घटना को प्रथम बलाहार की घटना कहा जाता है। ओके। अब देखेंगे कि सुलु वंश, इसके संस्थापक सुलु नरसिंह थे। ये 1486 से लेकर 1505 तक चला है और पश्चिमी यूरोप से आगमन होता है। ओके। इसका लास्ट शासक जो है सुलु वंश का इम्माडी नरसिंह है। अंतिम जो है इम्माडी नरसिंह है और वीर नरसिंह इम्माडी नरसिंह की हत्या कर देता है और इस घटना को सेकंड बलाहार यानी द्वितीय बलाहार की घटना कहा जाता है। अब वीर नरसिंह अपना अलग वंश चलाता है जिसे तुलु वंश कहते हैं। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था और इसका संबंध अल्मोड़ा से
पुर्तगाली जो सेनापति था, व्यापारी थे, एक तरीके से सेनापति ही कह सकते हैं हम उन्हें, कमांडर, अल्मोडा से इसका अच्छा संबंध था और 1505 ईस्वी में अल्मोडा से इसने व्यापारिक संधि भी की थी। किसने? वीर नरसिंह ने। यह तुलु वंश का संस्थापक था। वीर नरसिंह के बाद में किशन देव राय बैठता है। किशन देव राय 1509 से लेकर 29 तक रहता है। इसने रायचूर पर अधिकार कर लिया। इसका बहुत अच्छे संबंध किससे थे? अल्बुकर्क से इसके अच्छे संबंध थे। इसने उपाधि ली आंध्र भोज और अभिनव भोज की और यवन राज्य स्थापनाचार्य किया। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क इसके समकालीन था। इसके बहुत अच्छे संबंध थे। ये सबसे महान शासक दिखाई देता है। बहमनी साम्राज्य के महमूद शाह को कैद से छुड़ाता है। बहमनी साम्राज्य का जो महमूद शाह को एक कैद से छुड़ाता है। इसने किशन देव राय ने विभिन्न भाषाओं में साहित्यों की रचना की, जैसे कि तेलुगु में अमुक्त मालथस इसकी रचना है, संस्कृत में जामवाटी कल्याणम इसकी रचना है। अष्टदिग्गज इसके दरबार में थे। 8 कवियों के समूह को अष्टदिग्गज कहा जाता है, जिसमें पेडन्ना तेनालीराम प्रसिद्ध है। पेडन्ना ने मनुचरितम लिखी है, तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। अलसी पेडन्ना को तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इसने मनुचरितम लिखी है। तेनालीराम पांडुरंग महानंप नंदी तिमन्ना परिजात परिहार। ओके। और अलसी पेडन्ना ने सौरचित्र संभव हरि कथा संग्रह। ओके। तेलुगु साहित्य का इसे विजयनगर साम्राज्य को स्वर्णकाल कहा जाता है। इसी के समय में नागलपुर नामक नगर की स्थापना की गई और हम्पी में निर्माण किया गया। तो जू के बाबरी में जो बाबर की आत्मकथा है, इसमें बाबर लिखता है कि उस समय दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शासक किशन देव राय ही था। उसके बाद अच्युत देव राय बनता है। ये 1529 से लेकर 1542 तक रहता है। इसके समय में पुर्तगाली यात्री तुनीज आया था। इसने प्रांतों के नियंत्रण के लिए महामंडलेश्वर नाम का अधिकारी रखा और इस वंश का इसके समय में अच्युत देव राय के समय में बिखराव शुरू हो गया। पुर्तगाली व्यापारी नुनीज इसी के समय में भारत आया था। और कन्नड़ कवि कौन? कन्नड़ कवि चतुर विठलनाथ महान गायक और संगीतकार इसके यहाँ पर रहते थे। इसके बाद में सदाशिव राय बनता है। ओके। सदाशिव राय का एक सेनापति था राम राय। राम राय एक विस्तारवादी था। कौन? विस्तारवादी। तो राम राय ने क्या करा कि बहमनी साम्राज्य के 5 जो राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन बरार को छोड़कर बाकी 4 ने इस पर हमला कर दिया और राम राय मारा गया। इसी को तालिकोटा का युद्ध कहा जाता है। अगला सेनापति जो है तिरुमल बना। सदाशिव राय ने अगला सेनापति तिरुमल को बनाया और तिरुमल ने सदाशिव राय की ही हत्या कर दी और एक नए वंश आरवीडु वंश की स्थापना कर दी। अब देखते हैं आरवीडु वंश को। आरवीडु वंश के जो संस्थापक थे वो तिरुमल थे और अंतिम शासक रंगा ठड था। रंगा ठड को शिवाजी ने मारकर इस पूरे साम्राज्य को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था को। प्रशासन में राजा होता था, मंत्री परिषद होती थी, नायनवर व्यवस्था होती थी यहाँ पर, या फिर हम इसे नायनकार व्यवस्था भी कहते हैं। ये वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्था में सैनिकों को दी गई भूमि अमर भूमि कहलाती थी और जो इसे प्राप्त करते थे वो अमर नायक कहलाते थे। अब हम जो है साम्राज्य को देख लेते हैं। साम्राज्य में मंडल आता है, फिर वलनाडु आता है, फिर नाडु आता है। मंडल जिले को कहा जाता था, वलनाडु नगर को कहा जाता था और नाडु जो है मेलग्राम को कहा जाता था। मेलग्राम किसे कहते थे? गांवों के समूह को मेलग्राम कहते थे। ओके। मंडल में आप देख चुके हो जिला आता था। ओके।
और सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो ग्राम होती थी, और ग्राम का जो नेतृत्व करता था वो गौण करता था। आई इप्पम व्यक्तिगत को कहते थे, जो व्यक्तिगत वर्ड होता है ना व्यक्तिगत, उसे आई इप्पम कहते थे। और नाडु का जो नेतृत्व करता था वो नाद प्रभु करता था। दलवाई कमांडर को कहते थे। सचिवालय को रायसम कड़िक कहते थे। जागीरदार को महल रक्षक कहते थे। सेना में देखते हैं, सेना संगठित एवं कुशल थी, घुड़सवार भी थे, पैदल सेना भी थी और तोपखाने भी थे। विजयनगर शासकों ने बाराहा और पैगोडा नामक सोने के सिक्के जारी किए। कौन से? बाराहा और पैगोडा। हूड़, फड़म, पड़दासो सोने के सिक्के हुआ करते थे। परपत सोने का सिक्का होता था। काकड़ी या दुग्गानी ये तांबे का सिक्का होता था। नायक किलों का सेनापति होता था, जो किले होते थे ना उनका सेनापति को नायक कहते थे। भूमि भंडारवाद और कुट्टागी। भूमि में दो चीजें देखने को मिलती हैं, भंडारवाद और कुट्टागी। भंडारवाद में देखते हैं कि भंडारवाद में राज्य के द्वारा नियंत्रित भूमि जिस पर किसान कर देते थे, जो नियंत्रण तो राज्य का है लेकिन किसान कर देते थे उस भूमि पर। ओके। और कुट्टागी में क्या होता था? ब्राह्मण मंदिरों के निरंतर में थी ये भूमि। मतलब एक भूमि है जो सरकार के नियंत्रण में है, सरकार एक तरीके से टैक्स लेकर पब्लिक को दे रही है, तो वो तो भंडारवाद कहलाएगी। और जो ब्राह्मण या मंदिरों के नियंत्रण में है और वो किसानों से इसके बदले में खेती करने के लिए भूमि दे रहे हैं, तो वो कुट्टागी भूमि कहलाएगी। ओके। और कुदी क्या होता था? कुदी होता था कि खेत की बिक्री के साथ खेत के मजदूर की भी बिक्री करना कुदी कहलाता था। सिंचाई के लिए किसी विशेष विभाग की जानकारी नहीं मिलती है। अलग अलग समय सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण कराया गया था। नुनीज, नहरों की खुदाई करने वाले को नुनीज कहते थे। अमीरों के सुंदर घर एवं उनके घरेलू नौकरों का उल्लेख किया पायस ने। नुनीज ने क्या कहा कि नहरों की खुदाई को संदर्भित किया कि नहरों की खुदाई होती थी। ये किसने बताया? नुनीज ने। और पायस ने बताया कि अमीरों के सुंदर घर व उनके घरेलू नौकरों का उल्लेख किया, मतलब कि घर में नौकर हुआ करते थे। और निकोलो कॉन्टी ने दास प्रथा की व्यापकता बताई है। दास प्रथा की, ये जो पगड़ी पहनते थे उस पगड़ी को पेठा कहा जाता था। ओके। अब आती है कि आयंगर व्यवस्था क्या होती थी। 10-12 अधिकारियों का समूह प्रशासन की जिम्मेदारी जो करता था उसे आयंगर व्यवस्था कहते थे। ये वंशानुगत व्यवस्था होती थी। इन्हें वेतन नहीं मिलता था, नियमित वेतन नहीं मिलता था इन्हें। ओके। इनसे पूछे बिना गांव की संपत्ति का हस्तांतरण या बिक्री नहीं होती थी। विदेशी व्यापार में देखते हैं, भारतीय विदेशी व्यापार इस्लामिक देश पर आधारित था, अरब देशों पर, अफ्रीकी देशों पर और चीन पर। आंतरिक व्यापार राजमार्ग और इनलैंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब अंतर्देशीय व्यापार को इनलैंड कहते हैं। ओके। इससे होता था राजमार्ग से और इनलैंड से। बैलगाड़ी जैसे वाहनों से वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। जहाँ पर विजयनगर, आप मैप में देख सकते हो, विजयनगर साम्राज्य है। चोल दिखाई दे रहा है इस साइड, आपको मैं पेन से दिखाता हूँ। ये विजयनगर साम्राज्य इस जगह, चोल और बंदरगाह इसी जगह हुआ करते थे। मेलों का यहाँ पर आयोजन किया जाता था। बारबोसा के अनुसार, एक हिस्टोरियन है बारबोसा, विजयनगर में बारबोसा के अनुसार 300 से ज्यादा बंदरगाह थे। अब नगरीय जीवन को देखते हैं तो शहरी गुणवत्ता थी, नगरीय जीवन में शहरी गुणवत्ता हुआ करती थी। अब हम समाज को देखते हैं, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की उपस्थिति थी। ब्राह्मण थे, क्षत्रियों की उपस्थिति नहीं, और यहाँ वैश्यों की उपस्थिति थी, शूद्रों की थी, अछूतों की थी। ओके। महिलाओं की दशा एक औसत कह सकते हैं, औसत थी। विधवा पुनर्विवाह होते थे, यहाँ पर सती प्रथा भी थी। नुनीज कहता है कि महिलाओं के संदर्भ में नुनीज ने क्या कहा कि ये पहलवान हो सकती थी, पालकी ढोने का काम कर सकती थी, दाई हो सकती थी, ये ज्योतिष भी हो सकती थी। ये नुनीज कह रहा है ये। ओके।
दास प्रथा के बारे में, मनुष्य का यहाँ पर क्रिय विक्रिय होता था। एक बेस बाग नाम का एक जगह थी, वहाँ यहाँ पर मनुष्य का क्रिय विक्रिय होता था। दास प्रथा यानी कि थी, यानी कि ओके, जब भी तो दासों का क्रिया विक्रिय हो रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य को देखते हैं। बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर बना था। इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इनकी जो राजभाषा थी वो मराठी थी, और इनकी मुद्रा जो थी ना वो हुड थी, मुद्रा हुड थी, है ना। साम्राज्य का 4 तरफ से विभाजन करता है, ये साम्राज्य का 4 तरफ से विभाजन करता है। फिर इसके जो संस्थापक थे हसन गंगू थे। हसन गंगू का पूरा नाम क्या? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ओके, 1347 से लेकर 1358 तक रहे हैं। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। और इसमें एक शासक आते हैं मोहम्मद शाह फर्स्ट। तो इन्होंने बुक्का फर्स्ट को हराया, जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था ना, बुक्का फर्स्ट, उसे हराया और रायचूर दोआब के लिए हराया। इनके बीच जो युद्ध हुआ था ना वो रायचूर दोआब को लेकर हुआ था। इन्होंने मोहम्मद शाह ने बुक्का फर्स्ट को हरा दिया। इसके बाद में ताजुद्दीन फिरोज शाह आते हैं। ये 1397 से लेकर 1422 तक रहते हैं। इन्हें संत अहमद भी कहा जाता है। ये देवराय फर्स्ट को हराते हैं, विदेशियों का स्वागत करता है। ओके, और दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण भी करवाता है। फिरोजाबाद नगर की स्थापना करवाई फिरोज शाह मेमन ने। कई सारे देशों की इसके की पत्नियां थीं, ये अलग अलग भाषा बोलने वाली थी। इसकी कई सारी पत्नियां थी और कई सारे देशों की थी, और ये अलग अलग भाषा बोला करती थी। इसके बाद अहमद शाह वली आता है 1422 से 1435 तक। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर वापस ले आया। ओके, बीदर में कन्वर्ट करा, ट्रांसफर करा बीदर से, गुलबर्गा से बीदर, इसने अहमद शाह वली ने। इसके बाद में हुमायूं शाह बैठता है। ये बहुत ही क्रूर शासक था, इसीलिए इसे जालिम हुमायूं भी कहा जाता है। इसके वजीर का नाम मोहम्मद गवां था, जो पत्रों का संग्रह करते थे, जिस पत्रों के संग्रह करने को रियाजुल इंशा कहा जाता है। और ये जो महमूद गवां थे ना, ये ईरान के व्यापारी थे। इन्हें मलिक के तुज्जार की संज्ञा दी जाती है। इसके समय में महमूद गवां ने 8 प्रांतों में विभाजन किया और मदरसों का भी निर्माण करवाया। बीदर में जो मदरसा है ना वो महमूद गवां ने ही बनवाया है। ओके, ये वजीर था हुमायूं शाह का। अब देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण उत्तराधिकार का संकट, पहली चीज। कुलीन वर्ग का प्रभाव बढ़ता चला गया। लगातार विजयनगर के साथ संघर्ष का दौर रहा, मतलब युद्ध होते रहे। राजनीतिक वर्चस्व की होड़ थी एक, इसलिए इसका साम्राज्य का पतन होता चला गया। विघटन के बाद अस्तित्व में आए कौन कौन से राज्य? इसका जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ तो कई राज्य टूटे। जैसे हम देख सकते हैं 5 राज्य टूटे। एक तो पहली चीज तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। ओके, अब हम बीजापुर को देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की, लेकिन मुझ पे लिस्ट थी तो मैंने लिस्ट लगा दी। बरार राज्य था, इसके वंश यहाँ पर आया इमाद शाही वंश, और संस्थापक कौन थे? फतेहुल्लाह इमाद, 1484 में महाराष्ट्र में। ओके, फिर बीजापुर, इसमें वंश कौन सा था? आदिल शाही था। यूसुफ आदिल खान ने इसकी स्थापना की 1489 में कर्नाटक में। ओके, फिर अहमदनगर आया, निजाम शाही वंश था और मलिक अहमद इसके संस्थापक थे, 1490 में आया और महाराष्ट्र में आया ये। फिर गोलकुंडा, ये कुतुब शाही वंश था, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की, 1512 ईस्वी में आया और ये तेलंगाना में आया। बीदर, ये बीदर शाही वंश था, अमीर अली बरीद इसके संस्थापक थे और ये 1526 ईस्वी में आया, ये कर्नाटक में आया। ओके, अब याद कैसे करेंगे, मेन मसला ये है। महाबरार इमाद, कान बीजा आदिल का, महा अहमद मलिक, तेल गोल कुतुब का, बीदर कान बरीद, इसमें मैच हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में बरार और इमाद शाही वंश, कान बीजा आदिल का यानी कि बीजापुर। ओके, और आदिल खान इसके संस्थापक हो गए, और ये कान यानी कर्नाटक। महा अहमद मलिक, अहमदनगर
अहमदनगर, ओके, ये महाराष्ट्र में। और मलिक कौन? मलिक अहमद इसके संस्थापक। तेल गोल कुतुब का, तेलंगाना, गोलकुंडा और कुतुब शाह, ओके। बीदर कान बरीद, ओके। बीदर से बीदर शाही, और कान से कर्नाटक, और बीदर से अमीर अली बरीद। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ओके। इसके राजाओं को भी याद कर सकते हैं हम। HMFA से बेहमनी, जैसे H से हसन गंगू, उसके बाद में मोहम्मद प्रथम जिसने बुक्का फर्स्ट से युद्ध किया, फिर फिरोज शाह बहमन, फिर S से शहाबुद्दीन, फिर A से अलाउद्दीन हुमायूं जिसे जालिम हुमायूं कहा जाता है, फिर लास्ट वाला कलीमुल्ला, ओके। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं HMFSA बेहमनी। अब हम नायनवर व्यवस्था को देखते हैं डिटेल में। तो ये किशन देवराय लेके आया था विजयनगर वाला, ओके। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। ये गुप्तकालीन सामंती व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत की उक्ता व्यवस्था के ही समान थी। इस समय सैनिकों को दान में दी जाने वाली भूमि को अमर भूमि कहा जाता था, और भूमि को प्राप्त करने वाला अमर नायक कहलाता था। मंदिर को दान में दी गई भूमि को देवभूमि कहा जाता था। सैन्य विभाग को कदाचार कहते थे, भूराजस्व को सीरत कहते थे, और कर को वसूलने वाले अधिकारी को आथवन कहते थे। कर का मुख्य जो आधार का था वो कृषि था, ओके। ये विजयनगर की बात कर रहा हूं मैं, बेहमनी शासन तो आगे पीछे निकल गया, मैं दोबारा से विजयनगर की ही बात कर रहा हूं। अब आप देखो कि मेरी ट्रिक है, निकालो देव की आंटी को। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में कांटी आया था, ओके। इस तरीके से याद करो। रज्जाक देव सेकंड, देवराय सेकंड के उसमें अब्दुल रज्जाक आया था। बारथोमा वीर नरसिंह के उसमें बारथोमा आया था। डोमिगो बारबोसा किशन देव राय के टाइम में बारबोसा भी आया था और डोमिगो पायस भी आया था, ओके। नुनी अच्युत देव, तो अच्युत देव के उसमें नुनी जाया था। इस तरीके से याद करो, ओके। और विजयनगर के काल में पिरमिड शैली जो थी ना, इसमें सबसे ज्यादा विकास हुआ था पिरमिड शैली का, ओके, विजयनगर के उसमें। यहां पर विजयनगर में देखो, संचित भूमि, ऐसी उपजाऊ भूमि थी यहां किसी सिंचाई साधन के ही, मतलब बिना किसी सिंचाई साधन के ही फसल अच्छी होती थी, ओके। इस पर अत्यधिक टैक्स लिया जाता था। इसके बाद आती है बगानी या बागाती भूमि। इस भूमि पर बगानी कसाव जैसे मसाले की खेती होती थी, इस पर टैक्स संचित भूमि से कम लिया जाता था। फिर इसके बाद आती है ऊसर भूमि। ये वैसी भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं होती थी, ये अधिकतर समय सूखाग्रस्त ही रहता था, इस पर टैक्स कम होता था। इसके बाद जंगली या वन भूमि आती है, इसमें अधिकतर भाग वन का विस्तार था, इस पर कृषि कार्य ना के बराबर होता था, इस भूमि पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ओके। दासों की, विजयनगर साम्राज्य की ही बात कर रहा हूं मैं। दासों की खरीद के लिए बेसबाग नामक एक बाजार होता था। विजयनगर की जो मुद्रा थी वो पगोडा थी। इस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी और मनोरंजन के साधन के रूप में शतरंज खेला जाता था। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में पिरमिड शैली का बहुत अधिक विकास हुआ था। अब लास्ट में हमें एक चीज ये देखनी है, विजय HBDDMV, विजय, ये हमारी ट्रिक है, विजय HBDDMV, ओके। विजयनगर में H से हरिहर, B से बुक्का, D से देवराय फर्स्ट, फिर अगले D से देवराय सेकंड, M से मल्लिकार्जुन, V से विरूपाक्षन। इस तरह विजयनगर के सब ये याद हो गए विजय HBDDMV से। फिर तुलु विकास मतलब तुलु वंश को देखो, ओके। तुलु वंश में क्या है, V से वीरन सिंह, K से किशन देव राय, A से अच्युत देव और S से सदा शिव, ओके। अब ये देखो कि पहले हरिहर फर्स्ट बनता है, फिर बुक्का फर्स्ट बनता है, इसके बाद में बुक्का फर्स्ट को मोहम्मद शाह हरा देता है, फिर देवराय फर्स्ट बनता है, देवराय फर्स्ट को फिरोज बेहमन शाह हरा देता है, ओके। फिर देवराय सेकंड बनता है, फिर मल्लिकार्जुन बनता है और मल्लिकार्जुन के बाद में विरूपाक्षन बनता है। विरूपाक्षन की हत्या सालू नरसिंह कर देता है और सालू वंश का उदय कर देता है। फिर सालू
नरसिंह के बाद में सबसे लास्ट में इमादी नरसिंह बनता है। तो इमादी नरसिंह को वीर नरसिंह मार देता है। फिर ये वीर नरसिंह तुलु वंश का उदय कर देता है। फिर वीर नरसिंह बनता है, फिर किशन देवराय बनता है, फिर अच्युत देव बनता है, फिर सदाशिव बनता है। सदाशिव की हत्या तिरुमल कर देता है। फिर तिरुमल अपना एक आरवीडू वंश चलाता है और इस वंश का जो अंतिम शासक था ना वो रंगा ठड था। और इस रंगा ठड को शिवाजी मारकर अपने जो मराठा साम्राज्य था उसमें पूरे विजयनगर को मिला लेता है। ओके, इसके बाद हमारी अगली वीडियो में संगम वंश पढ़ाया जाएगा। ओके।